हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो राम शरण शर्मा की बुक से हमारी प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है। इसका चैप्टर नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 चैप्टर तक देख चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले। इसमें हम देखेंगे मौर्य युग चैप्टर नंबर 18। तो चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पहली लाइन से ही क्वेश्चन बना है तो याद रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे देखते हैं। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उनकी माता शूद्र जाति की मुर्रा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी लाइन से क्वेश्चन ये हिंदी का वर्ड है रनवास। इसको कई बार हिंदी में पूछा गया है। जो पूछी जाती है ना लोकोक्ति, तो उसमें ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि रनवास क्या होता था। तो जो महल का वो भाग जहाँ पर कड़े पर्दे में स्त्रियों को रखा जाता था ना, तो उसको रनवास कहते थे। ये हिंदी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जो कड़े पर्दों में महल का वो भाग जहाँ पर स्त्रियों को कड़े पर्दे में रखा जाता था उसको रनवास कहते थे। आगे देखते हैं। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल का था। ठीक फ्रेंड्स, जो मौर्य नामक जो गोरखपुर जो तराई के क्षेत्र में नेपाल से लगा हुआ था ना गोरखपुर, तो उसमें मौर्य नामक जो क्षत्रिय कुल का था। ठीक फ्रेंड्स, वो आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में और एकदम कहानी की तरह लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, चैप्टर तो आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ समझाने लायक होगा समझाऊंगा। चंद्रगुप्त, अब देखते हैं। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से, ठीक फ्रेंड्स, ये इनका मित्र था। मित्र तो छोड़िए, ये इनका मंत्री परिषद का बहुत ही इम्पोर्टेंट वो था मंत्री। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के नाम से विदित चाणक्य की सहायता से, ठीक फ्रेंड्स, चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य राजवंश का शासन कायम किया। चंद्रगुप्त ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनका विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है। ठीक फ्रेंड्स, जिसकी रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन इस पैरे से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य। ठीक फ्रेंड्स, ये इसको गुरु भी मानता था और इनके जो मंत्री परिषद होती थी ना उसका मेन इंपॉर्टेंट बंदा होगा ये उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, सारी राजनीति वगैरह यही कंट्रोल करता था। पहला क्वेश्चन तो ये बनता था चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये 3 नाम एक ही बंदे के हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम था? तो मुद्रा राक्षस। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना कि मुद्रा राक्षस के लेखक के क्या नाम है? तो विशाख दत्त। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। 4 पुस्तकें दे देगा और 4 राइटर दे देगा, तो समझ जाइए। ठीक फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन बने थे मैंने आपको बता दिया है। आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस की गुलामी से आज़ाद कराया। जो चंद्रगुप्त था ना, इसने जो सेल्यूकस का अधिकार वगैरह होगा पश्चिमोत्तर भारत में, तो उससे आज़ाद करा दिया उस क्षेत्र को। ठीक फ्रेंड्स, वही यहाँ लिखा है। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से आज़ाद कराया। अब देखते हैं आज़ादी के लिए इसने क्या क्या किया था। ठीक फ्रेंड्स, अंत में दोनों के बीच मुक्त कराया। ठीक फ्रेंड्स, अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले में सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र दिया। ठीक फ्रेंड्स, समझौता ये हुआ था कि तुम मुझे 500 हाथी दोगे और उसके बदले में जो ये इलाके पड़ते थे ना, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का पश्चिमी क्षेत्र, ये मौर्य राजवंश को दे दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। ये पेंसिल से लिखा मैंने। इस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य, ठीक फ्रेंड, इस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य तमिलनाडु तथा पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर, ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु और पश्चिमोत्तर के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय महाद्वीप पर छा गया। कौन? मौर्य राजवंश। अब देखेंगे राज्य का संगठन कैसे हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, मौर्यों के, ये के मैंने पेंसिल से लिखा है, मौर्यों के प्रशासन तंत्र। ठीक फ्रेंड्स, मौर्यों के प्रशासन तंत्र की, ये इसकी लिखा है, बस हमें इसका लास्ट का की लेना है। ठीक फ्रेंड्स, मौर्यों के प्रशासन तंत्र की झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, ये दोनों नाम और दोनों पुस्तकें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। मेगास्थनीज की थी इंडिका और कौटिल्य की थी अर्थशास्त्र। तो ये दोनों पुस्तकें और दोनों बंदों के नाम आप याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ठीक फ्रेंड्स,
मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। आगे देखेंगे राजदूत था ना, और उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यहाँ तक हो गया ना, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अब इसकी पुस्तक की बात हो रही है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ठीक है। इसकी पुस्तक के बारे में बताई जा रही है, उसके उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके, ठीक फ्रेंड्स, उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में इंडिका नाम से प्रकाशित किया गया, ठीक फ्रेंड्स। मैगजीनीज की बात बताई जा रही है, और जो उसकी पुस्तक थी ना, उसकी बात, उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में इंडिका के नाम से प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में मौर्य काल के प्रशासन, सामाजिक, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ तक है, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये पर नहीं लेना, ये काट दिया मैंने पेंसिल से, मिटा दिया, ठीक फ्रेंड्स। इस पुस्तक में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं मैगस्थनीज के, ठीक फ्रेंड्स। मैगस्थनीज के अनुसार राजा की सहायता के लिए एक परिषद गठित होती थी, ठीक फ्रेंड्स। जो राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद वगैरह होती होगी, उसी की बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं, साम्राज्य में अनेक प्रांतों में विभक्त था, ठीक फ्रेंड। जो साम्राज्य वगैरह हो गया अनेक प्रांतों में विभक्त था, और हर एक प्रांत एक राजकुमार के जिम्मे होता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। आगे देखते हैं, ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी, ठीक फ्रेंड्स। ग्रामांचल यानी गांव में, और नगरों में, दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी। मौर्य काल के नगरों, ये नगरों मैंने पेंसिल से लिखा है, मौर्य काल के नगरों में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला, चोटी के नगर थे। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसके उस टाइम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर होंगे वो सारे मौर्य राज्य में थे। वही लिखा हुआ, मौर्य काल के नगरों में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला नगर जो उच्च कोटि के थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी, ठीक फ्रेंड्स। मौर्य काल की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसकी प्रशासन 6 समितियां चलाती थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई, विदेशी रक्षा, जन्म मृत्यु का लेखा, बांटों का, नापों का नियमन और इस तरह के अन्याय कार्य करती थी, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होगे, शुद्ध हिंदी में लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा समझा कम रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, जहाँ समझाने लायक होगा समझाऊंगा। शुद्ध हिंदी में लिखा है, ठीक फ्रेंड्स, तो आप समझ जाइए। अब इसमें लिखा है मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और उसके प्रशासन की 6 समितियां होती थी, ठीक फ्रेंड्स। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, सिंपल लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां के कार्य बताए गए हैं, जो विदेशियों से रक्षा, सफाई, जन्म मृत्यु का लेखा, बांटों का नियमन और इस तरह के अन्याय कार्य करती थी, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी में चल रहा हूँ कि जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ समझाऊँगा। इन सब के अतिरिक्त, ठीक फ्रेंड्स, इन सब के अतिरिक्त केंद्रीय शासन था ना, जो सेंटर की बात बताई जा रही है। इन सब के अतिरिक्त केंद्रीय शासन में राज्यों के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, ठीक फ्रेंड्स। ये तो गांव समितियाँ वगैरह होगी थी ना प्रांतों की। अब यहाँ सेंटर की बात बताई जा रही है कि सेंटर में ना 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, ठीक फ्रेंड्स। 2 दर्जन से अधिक मतलब 24-25 से होंगे, ठीक फ्रेंड्स। जो राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधि पर नियंत्रण करते थे। ये विभाग थे ना, जो राजधानी के निकटवर्ती जो क्षेत्र वगैरह पड़ते होंगे, उन पर गतिविधि, उस पर नज़र रखते होंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसकी विशाल सेना थी, ठीक फ्रेंड्स। इसके शासन की सबसे विशाल सेना थी, वो एक बड़ी विशेषता थी। और प्लिनी, ठीक फ्रेंड, इस नाम को याद रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछा है। ये प्लिनी कहाँ का था, तो ये देखते हैं यूनान का था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, ठीक फ्रेंड। प्लिनी ने बताया है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। दिखाई नहीं दे रहा ना, अभी दिखाई देगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ तक हो गया ना, 9,000 हाथी थे, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। पैदल सेना में 6 लाख सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मैगस्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी, ठीक फ्रेंड, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। यहाँ बात बताई जा रही, जो इनकी सेना वगैरह थी ना, उनको सैनिक प्रशासन के लिए, जो सैन्य की देखरेख के लिए 30 से अधिक अधिकारियों की एक समिति होती थी, और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्यों की 6 समिति बनाई हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। और ये समितियाँ वगैरह इतनी बड़ी विशाल सेना को मैनेज करती होगी। आगे देखते हैं, अब देखेंगे अशोक को, ठीक फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसके शासन की महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध
ठीक फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त के बाद ये बिंदुसार गद्दी पर बैठा था और इसके शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। बात यह है कि यूनानी के साथ इसके निरंतर संबंध रहे। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। ठीक फ्रेंड्स, अशोक की बात बताई जा रही है। जो उसका पुत्र अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान था या मौर्य राजाओं में सबसे महान था। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह आरंभिक जीवन में परम क्रूर था। अशोक की बात हो रही है कि जब ये छोटा था ना आरंभिक जीवन में, तो ये बहुत ही क्रूर था, बिल्कुल दया वगैरह नहीं करता होगा। ठीक फ्रेंड्स, और उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठा था। कौन? अशोक। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेख वगैरह की ट्रिक मैंने बना के वीडियो में के चैनल में प्लेलिस्ट में लगा दी है। अगर किसी को देखनी हो तो लगभग 31 वीडियो होगी है ट्रिक से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिक की वीडियो। तो उसमें एक अशोक के अभिलेखों की भी वीडियो है, तो जाके देख लेना कहाँ से क्या मिला है। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जो अपने अभिलेखों के जरिए अभिलेखों के सहारे सीधी अपनी प्रजा से संबोधित किया। ठीक फ्रेंड्स, अशोक की बात हो रही है कि अशोक भारत का पहला राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधी अपनी प्रजा से संबोधित किया। इसके अभिलेखों के जरिए इसने प्रजा को संबोधित किया, बातचीत वगैरह की होगी। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। ठीक फ्रेंड्स, ये 5 हो गए। इसके शिलालेखों को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया था, 5 बता दिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अशोक का नाम केवल प्रथम अभिलेख की प्रतियों पर मिला है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया अशोक का नाम किस में मिला है, तो प्रथम अभिलेख में मिला है, जो कर्नाटक के 3 स्थान और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाई गई हैं। अन्य अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, देवों का प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में मिलता है, और अशोक का नाम छोड़ दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि अशोक का क्या नाम था, तो देवप्रिय या देवनाम प्रिय, तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अभिलेखों में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से अभिलेखों में उसके, ये यहाँ उसके लिखा हुआ है। अभिलेखों में उसके साम्राज्य के, ठीक फ्रेंड्स, अभिलेखों में उसके साम्राज्य के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि, ठीक फ्रेंड्स, साम्राज्य के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक लिखित है। ठीक फ्रेंड्स, उसके अभिलेखों की बात बताई जा रही है कि अधिकांश भाग में जो भी मिले हैं ना, तो उसमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक लिपि लिखित है। किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्टी और अरामाइक लिपियों में हैं, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों हैं। ठीक फ्रेंड्स, बता दिया मैंने। आगे देखेंगे। जो यहाँ तक हो गया था ना, अब जो इसके अभिलेख वगैरह इधर मिले हैं ना, तो अभिलेख में उसके साम्राज्य के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक लिखित है, लेकिन जो पश्चिमोत्तर भाग में मिले हैं उसमें खरोष्टी भी है और अरामाइक की लिपि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिपियाँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अशोक की अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो खरोष्टी थी, अरामाइक थी, ब्राह्मी थी, प्राकृतिक थी और यूनानी भी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये याद रखना 5-6 लैंग्वेज हैं, और जो ये पश्चिमोत्तर भाग में मिलेंगे इसमें खरोष्टी अरामाइक लिपि हैं, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों हैं। अशोक के अभिलेखों सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित किए गए हैं। आगे देखेंगे कलिंग का युद्ध। अशोक के गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। ठीक फ्रेंड्स, जो अशोक की गृह और विदेश नीति थी बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। राजगद्दी पर बैठने के 8वें, ठीक फ्रेंड्स, बैठने के, ये 8वें लिखा हुआ है, बैठने के 8वें साल उसने एक युद्ध किया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये गद्दी पर बैठा था ना, उसके 8 साल बाद एक युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उसने एक युद्ध किया जो कलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके अपने कथन के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स, जब इसने ये युद्ध किया था ना, उसमें बहुत ही मारकाट हुई थी। तब ये अकबर ने खुद ही बताया था कि इतनी मारकाट देखकर, इतना खून खराबा देखकर मेरे अंदर का दिल एकदम पसीज गया, यानी पानी पानी हो गया। और उस दिन से इसने कसम खा ली कि ना तो कभी युद्ध करेगा और ना ही आपने आस पड़ोस के राजाओं को युद्ध करने देगा। तो वही बात बताते हैं कि अशोक, उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं। इस युद्ध के बाद भारी नरसंहार से अशोक का हृदय पिघल गया। ठीक फ्रेंड्स, जो भारी मारकाट हुई थी ना, वही बात मैंने जो आपको बताई है। इस युद्ध के बाद भारी नरसंहार के बाद अशोक का हृदय पिघल गया,
जिससे अशोक को गहरी व्यवस्था और पश्चाताप हुआ। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर संस्कृत विजय पाने की नीति अपनाई। आगे देखते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक फ्रेंड, दूसरे शब्दों में भौरी घोष के बदले धम्म घोष होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने जैसा कि बताया कि उसने मतलब उसका हृदय पिघल गया था और वो मतलब लड़ाई वगैरह छोड़कर, तो उसने कहा था आज से लड़ाई वगैरह छोड़ दो, भौतिक विजय पाने की नीति को छोड़कर संस्कृति विजय पाने की। ठीक फ्रेंड्स, संस्कृति विजय पाने की। और दूसरे शब्दों में कहें तो बैरी घोष छोड़कर धम्म घोष, मतलब बैरी माने होता है ना कि तू मेरा बैरी है, तू मेरा शत्रु वगैरह है, उसकी बात हो रही है। कि दूसरे शब्दों में कहें कि तू मेरा बैरी घोष को छोड़कर, दुश्मनी छोड़कर धम्म यानी कि भाईचारा अपनाकर। ठीक फ्रेंड्स, भाईचारा अपनाकर इसने अपनाने के लिए कहा था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई कि बैरी मतलब दुश्मनी वगैरह ख़त्म करो, और धम्म कोस होने लगा था यानी कि संस्कृत वगैरह धार्मिक विजय पाने के लिए उत्तेजित कर रहा होगा ये इस टाइम। आगे देखते हैं फ्रेंड, कलिंग के स्वतंत्र राज्यों को प्रवचन से कहा गया। ठीक फ्रेंड्स, जो कलिंग के जो राज्य वगैरह थे ना, मैंने बताया था ये दूसरे राज्यों को भी प्रेरित कर रहा था, तो उसी की बात बताई। कलिंग के स्वतंत्र राज्यों को प्रवचनों में कहा गया कि वे राजा को पिता के तुल्य समझकर उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उस पर विश्वास करें। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उसके इस विचार का प्रचार उसकी प्रजा से करें। ठीक फ्रेंड्स, जनजाति से भी कहा गया कि वे धम्म के मार्ग पर चलें। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है कि मतलब उसका हृदय इतनी मार काट देकर पिघल गया था, तो उसने अपने जनता में सारों में ऐलान कर दिया, अपने जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह होंगे तो उनसे ऐलान कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लो क्या क्या कहता है। उसने कलिंग के स्वतंत्र राज्यों में कहा कि वे राजाओं को पिता के समान तुल्य समझकर उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उस पर विश्वास करें, और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस पर विचार करें और सारी जनता, सारी प्रजा से सारी उसका प्रचार विचार सारी प्रजा में करें। ठीक फ्रेंड्स, जनजातियों से भी कहा गया कि वे धम्म के मार्ग पर चलें। आगे देखते हैं, उसने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने दूत भेजे। ठीक फ्रेंड्स, उसने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में भी अपने दूत भेजे बौद्ध परंपरा। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध परंपरा के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा मैंने, बौद्ध परंपरा के लिए अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गए। बौद्ध परंपरा के लिए अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। आगे देखते हैं आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। जैसा कि मैंने बता दिया कि मारकाट हुई थी तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, मतलब बिल्कुल ही धार्मिक हो गया था कि अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वही बात बताई जा रही। कलिंग युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। उसने बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा की। ठीक फ्रेंड्स, इसका संकेत उसके अभिलेखों में आए धम्म यात्रा शब्द से मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब वो बौद्ध हो गया था, धार्मिक हो गया था, और उसने बौद्धों को अपार दान दिए और बौद्धों के जहाँ भी धर्म सभाएँ वगैरह स्थान वगैरह होंगे वहाँ की यात्रा की, और उसकी यात्रा का वर्णन वगैरह उनके अभिलेखों में धर्म यात्रा शब्द से मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगीति आयोजित किया। ठीक फ्रेंड्स, अशोक जो बौद्धों की तीसरी समिति हुई थी ना, इसकी ट्रिक है रा बा पाकू। पहली हुई थी रा बा पाकू, पहली रा से बनेगा राजगृह, पहली बौद्ध समिति हुई थी रा से राजगृह, दूसरी हुई थी बा से बनेगा वैशाली, तीसरी बनेगा पा से बनेगा पाटलिपुत्र, और चौथी कू से बनेगा कुंडलवन। ठीक फ्रेंड्स, ये इसकी ट्रिक थी। जो बौद्ध धर्म की समितियाँ वगैरह हुई थी इसकी ट्रिक थी रा बा पाकू। रा से बनेगा राजगृह, बा से बनेगा दूसरी बा है बा से वैशाली, तीसरी पा से बनेगा पाटलिपुत्र, और चौथी कू से बनेगा कुंडलवन। और इनकी जो अध्यक्षता की ना उनकी ट्रिक है आका। ठीक फ्रेंड्स, आका। पहली में अजातशत्रु था इसका शासक, दूसरे में का से बनेगा कालाशोक, तीसरी में अशोक। जैसे कि यहाँ लिखा है अशोक ने बौद्ध धर्म की तीसरा सम्मेलन आयोजित किया, और लास्ट का है तो का से बनेगा कनिष्क चौथा। ठीक फ्रेंड्स, सब बता दिया, इसकी ट्रिक पे काम चल रहा है। अशोक ने नारी हित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। उसने साम्राज्य में न्याय कार्य करने के लिए राजकों को भी नियुक्त किया। ठीक फ्रेंड्स, इसने
जो नारी हित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार वगैरह किया होगा, और जो इनको न्याय वगैरह के लिए राजकू नाम से एक अधिकारी नियुक्त किए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे वर्ड जब आए ना, राजकू वगैरह, ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्याय विभाग से संबंधित कौन था, तो आप राजकू को याद रखना। ऐसे ऐसे जब वर्ड आए ना तो आप लिख लिया कीजिए या नोट कर लीजिए कीजिए कहीं पे। आगे देखते हैं, वह कर्मकांडों का विशेष स्त्रियों के बीच प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। इस तरह उसने कई तरह के पशु पक्षियों के पर हिंसा का रोक लगा दी और उसकी राजधानी में ना प्राणी को मारा जाना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसने ये बात बताई कि वहाँ जो कर्मकांड वगैरह थे ना, स्त्रियों के बीच अनुष्ठानों और रस्मों की प्रथा वगैरह थी, उसका ये विरोधी था। और इस तरह जो उसने अपने राज्य में ना तो कोई पशु पक्षी की मौत करेगा या तो मृत्यु करेगा या फिर ना बलि वगैरह देगा, उस पर इसने पूरी तरह रोक लगा दी थी। वही यहाँ लिखा कि उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी। उसके राजधानी में ना तो प्राणी को मारना निषिद्ध पूर्ण, मतलब पूरी बलि पर रोक लगा दी, कोई पशु की बलि नहीं देगा, ना कोई पशु पक्षी को मारेगा। ये बात यहाँ बताई जा रही। आगे देखते हैं, अशोक ने जियो और जीन ने 2 का पाठ पढ़ाया सबको। ठीक फ्रेंड्स, जियो और जीनो 2 यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ा में सिवाय दंगों के। ठीक फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे भड़केंगे तो फिर मारकूट होगी और फिर ब्लड फ्लो होगा। आगे चलते हैं, वह बताता है कि जो लोग भला आचरण करेंगे वे स्वर्ग जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, जो लोग अच्छे काम करेंगे, भला आचरण करेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा उसने ऐसा नहीं कहा कि वे निर्वाण प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये तो बौद्ध धर्म को प्राप्त करने वाली बात है ना। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया था। उसने ऐसा नहीं कहा कि वे निर्वाण प्राप्त करेंगे, जो बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। ठीक फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्त करने की बात कही थी। बौद्ध ने ये कहा था कि जो अच्छा आचरण करेगा वो निर्माण प्राप्त करेगा। ठीक फ्रेंड्स, और स्वर्ग में निर्माण प्राप्त करेगा मतलब ज्ञान वगैरह प्राप्त करेगा, मृत्यु उसकी ठीक ठाक होगी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अशोक ने ये कहा था जो अच्छा आचरण करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा उसने ये नहीं कहा था कि निर्वाण प्राप्त करेगा, ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। ये डिफरेंस समझ याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं, इतिहास में अशोक का स्थान। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि सूत्र में सारे देश को बांध दिया। उसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि में है। प्रदेश के एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया। ये कई बार पूछी गई है, इसकी लिपि वगैरह याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, ये हाल फिलहाल में यहाँ से जब हरियाणा पीसीएस का 2021 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ ऑप्शन में अरामाइक दिया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो 3-4 इसकी जो लिपियाँ वगैरह हैं तो याद रखना। और हाँ फ्रेंड्स, एक पीसीएस से याद आया कि मैं आपको ना यूपी पीसीएस का पेपर जून में है ना, तो मैं आपको 2019 का यूपी पीसीएस का, 2020 का, 2021 का यूपी पीसीएस का 3 सालों का पेपर कराऊंगा सोल्व, और हद मार के इस महीने के लास्ट तक करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर मेरे पास आ गए हैं। और जो यूपी पीसीएस का RO का 2021 में पेपर हुआ था ना, वो भी आपको सोल्व करा दूंगा। 2019, 20, 21 और 2021 का RO को 4 पेपर ये हो गए। ठीक फ्रेंड्स, और एक मेरे पास पेपर आया है हरियाणा पीसीएस का 2021 में हुआ था, वो भी आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे करके लगभग हमारे 5 पेपर हो जाएंगे, तो उससे थोड़ी बहुत तैयारी है में आपको आसानी होगी। लेकिन यूपी पीसीएस हुआ तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लगभग 40% क्वेश्चन रिपीट ही किए जाते हैं। और आप देख भी लेना जब मैं आपको पेपर कराऊंगा तो कितने क्वेश्चन रिपीट वगैरह होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया ना, इन लिपियों की बात हो रही थी, इनको याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की कोई चेष्टा नहीं की। ठीक फ्रेंड्स, उसने ये नहीं कहा कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो तुम सब भी बौद्ध धर्म अपना लो। उसने कहा था कि जियो और जीने दो, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक फ्रेंड्स, उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिए, भले ही वह संप्रदाय बौद्ध हो, धर्म को ना मानता हो। ठीक फ्रेंड्स, उस बौद्ध धर्म को ना मानता हो या उस धर्म का विरोधी हो। जैसा कि मैंने बता दिया कि उसने ये नहीं कहा था कि अब मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो आप भी बौद्ध धर्म अपना लो। उसने एक तरह से सबको मतलब एक ही नज़र से देखा, चाहे वो बौद्ध संप्रदाय का हो, जैन का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का विरोधी हो या कट्टर विरोधी हो, उसे
कोई मतलब नहीं था, इट डजेंट मैटर, उसने सब क्या भलाई किया। ठीक फ्रेंड्स, ये देखो उसने लिखा है ना, दान दिए, मतलब सबको ही दान दिया था, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे किसी का भी हो, बट वो सबको एक ही नज़र से देख रहा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देख लो पेज पेज नंबर कहाँ आ गए, 180 पर ये चैप्टर शुरू हुआ था, लगभग 171-72 नंबर से शुरू हुआ था। 8-8 पेजों के चैप्टर हैं, बल्कि ये तो छोटे ही हैं। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा एक एक चैप्टर 35-35 पेजों का है, बट मज़ा बहुत आता है पढ़ने में। हिस्ट्री को आप ना कहानी समझ कर याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी, और मुझसे जुड़े रहोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और संस्कृति की विजय की नीति के लिए अमर है। ठीक फ्रेंड्स, अशोक की बात हो रही है। आगे देखते हैं। ये नोट मैंने लिखा है, शायद आप लोगों को पसंद भी ना आए। ठीक फ्रेंड्स, बट ये मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक फ्रेंड, ऊपर अशोक की बात हो गई थी, इसका नाम अमर है, लेकिन यहाँ मिस्र है ना, मिस्र इसका अपवाद है। भले ही इसका अपवाद मिस्र भले ही इसका अपवाद हो, जहाँ अखनातन में ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में शांति नीति को अपनाया गया। ठीक फ्रेंड्स, यही बात बता रही कि भले ही मिस्र इसका अपवाद हो, जहाँ अखनातन में 14 ईसा पूर्व सदी में शांतिवादी नीति को अपनाया गया। तो आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। 232 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के शासन के अंतकाल की बात हो रही है, मतलब अंतिम चरण की। जब अशोक के शासन था ना, उसके अंतिम पड़ाव की बात हो रही है। 232 ईसा पूर्व उसके राज्यकाल के समाप्त होते ही। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 232 में अशोक का साम्राज्य समाप्त हो गया था, तो यही बात बताई जा रही है कि 232 में ईसा पूर्व उसके राज्यकाल के समाप्त होते ही, यहाँ तक है ही, आगे यहाँ से मैंने लिखा है उसके पड़ोसी राज्यों या उसके पड़ोसी शासकों। ठीक फ्रेंड्स, 232 ईसा पूर्व उसके राज्यकाल के समाप्त होते ही उसके पड़ोसी शासकों ने, ये अपने लिखा है, इसका लास्ट का लेना है ने, उसके पड़ोसी शासकों ने अपने क्षेत्र का स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया, या अपने क्षेत्र का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मतलब पहले ये अशोक वगैरह रहा होगा तो इसने सबको इकट्ठा करके रखा, आस पड़ोस के राजाओं को अपने अंडर रखा, लेकिन जैसे इसका शासनकाल समाप्त हो गया तो आस पड़ोसी वालों की मौज हो गई, तो इसने कहा अब वो तो ख़त्म हो गया जिसका हमारे ऊपर वर्चस्व था, अब हम अपना ही शासन बनाएंगे, अपना स्वतंत्र शासक बनाएंगे। वही बात हो रही है, उसके पड़ोसियों ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अशोक की नीति उसके पड़ोसियों की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। ठीक फ्रेंड्स, जो अशोक ने ऊपर ज्ञान की बातें बताई थी ना, कि जियो और जीने दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये करो वो करो, तो वही बात बताई जा रही कि अशोक की नीतियाँ उसके पड़ोसियों की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। मतलब वो गंवार थे और गंवार ही रहे। अशोक ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि उसके पड़ोसियों की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। अशोक का राज्यकाल 30 वर्षों तक रहा। ठीक फ्रेंड्स, अशोक का राज्यकाल 30 वर्षों तक रहा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने लायक, बट आप इसे याद रखना। जो ये लिखा है ना 232, ये मैंने बता दिया ऊपर भी आपको, ऊपर पहली लाइन में ही बताया था कि ये रहा ना 232 तक उसका शासनकाल समाप्त हो गया था, वो यही बताया गया, तो उसका अंत हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर। पढ़ाने को मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ा दूँ अभी, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल कम हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए अगला चैप्टर भी हम मौर्य शासन के बारे में ही पढ़ेंगे। ये तो मौर्य शासन का 50% पढ़ लिया हमने, जो आने वाला 50% है ना, जो मतलब इस चैप्टर का आधा निचोड़ हमने पढ़ लिया, और आधा निचोड़ आने वाले चैप्टर में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये है 19वां चैप्टर। ठीक फ्रेंड, इसमें भी मौर्य शासन के महत्व वगैरह पढ़ेंगे। जो मोस्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यहाँ से शुरू होगा, 19वें चैप्टर से। वैसे अशोक वगैरह का जो कलिंग वगैरह है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैंने करा दिया है चैप्टर नंबर 18 में। तो ये चैप्टर नंबर 19 है, तो ये भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक फ्रेंड्स, बाकी ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, कराने को मैं अभी करा दूँ, बट वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि फ़ोन की बैटरी बोल जाएगी, कैमरे की बैटरी। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो विद द आंसर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा लाइक एंड शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
जैसा कि मैंने बताया कि मैं यूपी पीसीएस के पेपर वगैरह करा दूंगा इस मंथ के एंड तक। ठीक फ्रेंड्स, तो बने रहिए जो आंसर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप मान लो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ना, मतलब ये बुक चल रही है, तो आप यहाँ से चैप्टर वगैरह पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ ना, वहाँ भी प्राचीन भारत के कई प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए हुए हैं इतिहास के। ठीक फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक फ्रेंड्स, और जियोग्राफी के तो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन वगैरह करा रखे हैं प्रोवाइड। अगर ये भी आपको कम लगेंगे ना, तो मैं 500-700 क्वेश्चन और करा दूंगा जियोग्राफी के, बट आप पढ़ने वाले बनिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 19 के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो विद द जो आंसर। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड गुड नाइट।